नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। और आज हम इकोनॉमिक्स के इवन इंडियन इकोनॉमी के दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। कल हमने कुछ चीजें क्लियर कर ली थी, उसके आगे का अध्ययन हम आज करने वाले हैं। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें उससे पहले कल वाला हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने जो पहला चैप्टर अपना शुरू किया था वो पहला चैप्टर था प्रमुख बुनियादी अवधारणाएं, की बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। उन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सहारे सबसे पहले हमने ये जानने का प्रयास किया कि दरअसल इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमी है क्या, इसको जानने का प्रयास किया। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का विश्लेषण करता है। कल हमने ये भी क्लियर कर लिया था कि वस्तुएं क्या हैं, सेवाएं क्या हैं, उत्पादन क्या होता है, वितरण क्या होता है और उपभोग क्या होता है, ये हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था एडम स्मिथ के द्वारा दी गई परिभाषा को, जो कि उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। उसके बाद अर्थशास्त्र की शाखाओं की हमने बात की थी। दो तरह की अर्थशास्त्र होती है, एक को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो पार्ट होते हैं, ये हमने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद आगे हमने इकोनॉमी से संबंधित कुछ और चीजें देखी थी। आगे हम पहुंच गए थे पॉल सैमुअल्सन की एक अवधारणा। ठीक है, दरअसल हम कहाँ पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे पॉल सैमुअल्सन की एक अवधारणा पे। हम पॉल सैमुअल्सन की एक अवधारणा पे पहुंच गए थे और वो क्या कहते हैं जरा देख लीजिए। अर्थव्यवस्था समाज या देश में संसाधनों का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग करने की प्रक्रिया है। वो क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था है उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया। उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया है। उत्पादन, वितरण और उपभोग की क्या है? प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। काय का? तीन चीजों का प्रोसेस है, उत्पादन का, वितरण का और उपभोग का। लेकिन किसका उत्पादन, किसका वितरण, किसका उपभोग? तो एक शब्द और हमें याद रखना है कि क्या है वो शब्द? शब्द है संसाधन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संसाधन क्या है? तो संसाधन का मतलब वो सब चीजें हैं जिनसे हम कुछ उत्पादित कर सकते हैं, वो सारी चीजें संसाधन है। जैसे हमारे लिए जल एक संसाधन है, हमारे लिए भूमि एक संसाधन है। इस तरह से सारी चीजें जिनसे हम उत्पादन कर सकते हैं वो सब संसाधन होते हैं। तो कोई देश अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन करे, उस उत्पादन का वितरण करे और उस उत्पादन का उपभोग करे, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसमें लोग, सरकार मिलकर आर्थिक गतिविधियां करते हैं। लोग और सरकार दोनों मिलकर के आर्थिक गतिविधियां करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था। ताकि सीमित संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जा सके। अब ये सब क्यों करते हैं? ताकि संसाधन जो है हमारे पास वो कैसे हैं? सीमित हैं। और इन सीमित संसाधनों का उपयोग कितना करना है? उपयोग करना है हमें अधिकतम। इन सीमित संसाधनों का उपयोग हमें कैसे करना है? उपयोग हमें करना है अधिकतम, मैक्सिमम उपयोग करना है और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, इसके लिए हमें अधिकतम उपयोग करना है। ये परिभाषा किसकी है? पॉल सैमुअल्सन की है। अब इस परिभाषा को साधारण शब्दों में समझ कि पॉल सैमुअल्सन ने ये कहा कि आर्थिक व्यवस्था दरअसल क्या है? किसी देश में कोई संसाधन है, जैसे वहां भूमि है, वहां जल है, वहां जंगल है, वहां पर्वत है। इन सभी संसाधनों से कुछ उत्पादन निकाला जाए, फिर उस उत्पादन का वितरण किया जाए, खरीद फरोख्त बिक्री की जाए, फिर उसका उपभोग किया जाए। और ये पूरी प्रक्रिया उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ये जो अर्थव्यवस्था में जो गतिविधियां होती हैं, ये प्रक्रिया जो चलती है, उसमें सरकार भी शामिल होती है और लोग भी शामिल होते हैं। और उनका उद्देश्य ये होता है कि कम से कम संसाधनों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लिया जाए
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। ये बात पॉल सैमुअल्सन द्वारा कही गई है। दरअसल मामला क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति का है। असल मामला क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति का। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आवश्यकता और इच्छा में एक बेसिक सा अंतर होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति की बात कही गई है, ध्यान रखिएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति की बात कही गई है, ना कि इच्छाओं की पूर्ति की बात। क्योंकि इच्छाएं तो व्यक्ति के पास अनंत है, वो पूरी नहीं की जा सकती है। अब आवश्यकता क्या है, जैसे भोजन करना आवश्यकता है, यानी जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन इच्छाएं तो अनंत है। ठीक, पेट भर गया, आवश्यकता पूरी, अब रबड़ी ही पीनी है, ये इच्छा है, लेकिन पेट भर गया, आवश्यकता पूरी है। तो आवश्यकता और इच्छाओं के मध्य में एक अंतर होता है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में एक डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस जरा देख लो, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उसका विनिमय और उपभोग का अध्ययन करना किसमें शामिल है, अर्थशास्त्र में। इन गतिविधियों का संचालन कैसे होता है, इस चीज का पता लगाना किसका काम है, अर्थव्यवस्था का। उत्पादन, उपभोग व निवेश इसकी आधारभूत गतिविधियां हैं। और यहाँ मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग का संबंध। यानी ये कल मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि मैं आपके घर गया, उस दिन मैंने आपका घर देखा, रहने खाने की चीजें देखी, लेकिन जब मैं 10 दिन रुका तो 10 दिन रुकने पे मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि वो सब चीजें कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, ये सब मैंने जानने का प्रयास किया। वो बात कहाँ की थी, वो अर्थव्यवस्था की थी। और जो पहले दिन मैंने देखा वो क्या था, वो था अर्थशास्त्र। ठीक है, अब एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का आपको हमें उत्तर देना है इस वीडियो के माध्यम से। पढ़ लीजिए। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के ये इस पूरे वीडियो में मैं आपसे 2 प्रश्न करूंगा, तो ये पहला प्रश्न है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, मैं 2 प्रश्न करने वाला हूं, ये पहला प्रश्न है। तो आप अपना जो उत्तर देंगे वो इस तरह से देंगे, 1 का बी या 1 का सी, ऐसे कुछ भी लिख के आप अपना उत्तर देंगे। प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के तहत तो सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, ये पहला दिया गया है। दूसरा दिया गया है उत्पादन, उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां होती हैं, दूसरा दिया गया। तीसरा दिया गया उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन भी अर्थव्यवस्था के तहत ही सम्मिलित है, ये तीसरा दिया गया। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, ये सारे के सारे सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है, इस बात का जवाब आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इसको देखूंगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं प्रॉपर। ये तो कल वाला एक तरीके से हमने उसको रिवाइज कर लिया है, अब हम प्रॉपरली आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम कुछ और विशिष्ट बातें करने वाले हैं। ऐसा समझिए कि हम अर्थव्यवस्थाओं के टाइप्स देखने वाले हैं, कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के हम प्रकार देखने वाले हैं। देखिए ओके, अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणाएं हम देखने वाले हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणाएं। ठीक, ओके। देखिए हम अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं पे बात कर ही रहे हैं। आज हम इसके टाइप्स पे बात करने वाले हैं और सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए हेडिंग पड़ी है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पूरी अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं, विश्व के अलग अलग देशों में जो अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं, तो हम जब इनका अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम 3 आधारों पर अर्थव्यवस्थाओं का डिवीजन कर सकते हैं। 3 आधार, वो 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला तो आधार है अंतर संबंधों के आधार पर। अंतर संबंधों के आधार पर हम ऐसे कर सकते हैं
कि एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था से रिश्ता कैसा है, इसको आधार बना करके हम डिवाइडेशन करते हैं, विभाजन करते हैं। तो पूरे विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर हम इस आधार पे, जैसे मेरा और आपका संबंध कैसा है, ठीक, हम लोग एक अर्थव्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था है, तो मेरा आपका संबंध कैसा है, इस आधार पे दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है खुली हुई अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है बंद अर्थव्यवस्था। एक ओपन इकोनॉमी, दूसरी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ये अंतर संबंधों के आधार पे एक तरीका हो गया। दूसरा है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे आप ऐसे कह सकते हैं कि मालिकी कौन करेगा, मालिक कौन होगा संसाधनों का। किसी देश की जो भूमि है उसका मालिक कौन होगा, किसी देश में जो अस्पताल बने हैं उनका मालिक कौन होगा, किसी देश के स्कूलों का मालिक कौन होगा, यानी किसी देश में जितने भी संसाधन है उन संसाधनों का मालिक कौन होगा। इस आधार पे भी मूलतः दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक अर्थव्यवस्था कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा एक स्वरूप पाया जाता है जहां पे दोनों के पुट होते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, तीसरा जो तरीका हम अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन का लेते हैं वो है विकास की व्यवस्था के आधार पर। विकास की व्यवस्था के आधार पर इसका मतलब हुआ कि कोई देश कितना विकास कर लिया है, इस आधार पे तीन भागों में देशों को बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है विकसित अर्थव्यवस्था, ऐसे देश जो विकसित हैं उनकी अर्थव्यवस्था को कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसे देश जो अभी विकास कर रहे हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था। और ऐसे देश जो अभी तक पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं कर पाए हैं उसको कहा जाता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे देखा कि जब हम अर्थव्यवस्था को बांटने का काम करते हैं, जब हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करते हैं, तो हम तीन तरह से अर्थव्यवस्थाओं को विभाजित कर सकते हैं। एक अंतर संबंधों के आधार पे, दूसरा संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे, और तीसरा है किसी देश की विकास की अवस्था के आधार पे, विकास की व्यवस्था के आधार पे। तो कुल मिलाकर के तीन तरह से हम अर्थव्यवस्थाओं को डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां से प्रश्न ऐसे बनेंगे कि अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप देखेंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, दूसरी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक, अब इनमें से कौन सा प्रकार अंतर संबंधों के आधार पर विभाजन नहीं करता, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। कुल मिला के आपको याद रखना है कि अंतर संबंधों के आधार पे दो हैं, एक खुली और एक बंद। उसके बाद संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे तो तीन है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर विकास की व्यवस्था के आधार पे तीन है, एक विकसित है, एक विकासशील है और एक अल्प विकसित। ठीक है, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। अब हम इन पे एक एक करके थोड़ी सी चर्चा करें। सबसे पहले हमने लिया है अंतर संबंधों के आधार पे जो डिवीजन है, उस आधार पे दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली है खुली हुई अर्थव्यवस्था और दूसरी है बंद अर्थव्यवस्था। अब इनको समझ लेते हैं जरा, और बहुत आसान से तरीकों से हम इनको समझेंगे। इतने आसान तरीकों से समझेंगे कि हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम इकोनॉमी जैसे एक कठिन विषय को पढ़ रहे हैं। बहुत आसानी के साथ, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स के साथ। ठीक, समझिए। ऐसे मानिए खुली हुई अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि कोई देश, ठीक है, कोई अर्थव्यवस्था या कोई देश व्यापार करता है। ठीक है, कोई देश व्यापार करता है। अब वो व्यापार दो तरह से कर सकता है। एक तो वो ये तय कर ले कि उसको व्यापार करना है अपने देश की सीमा के भीतर भीतर, बाहर वालों से उसे कोई लेना देना नहीं रखना है, अपनी सीमा के अंदर अंदर उसको व्यापार करना है, बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं है। या फिर वो ये तय कर ले कि वो बाहर वालों से भी लेना देना करेगा, बाहर वालों से भी व्यापार करेगा। अगर ऐसी स्थितियां हैं, अब ऐसी स्थितियां पूरे विश्व में है, ठीक, तो ऐसी स्थिति जब कोई देश व्यापार करता है, निर्यात करता है या आयात करता है दूसरे देशों के साथ, तो हम कहेंगे कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली हुई अर्थव्यवस्था है, ओपन अर्थव्यवस्था। ठीक है,
बात क्लियर हो गई होगी शायद। ऐसे देश, ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, वहां आयात निर्यात करते हैं, मतलब अपनी चीजें बेचने के लिए दूसरे देशों में भेजते हैं और दूसरे देशों की चीजें उनके देशों में आती हैं बिक्री हेतु, तो ऐसे देश कहलाते हैं खुली हुई अर्थव्यवस्था। ठीक। अब दूसरी बात आती है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या हुई कि ऐसे देश जो किसी दूसरे देश के साथ, किसी बाहरी देश के साथ आयात निर्यात नहीं करते, अपने देश में ही चीजें बनाते हैं, जितनी बन गई उतने का ही उपभोग कर लेते हैं, अपनी बनाई हुई चीजें दूसरे देशों में भेजते नहीं है, दूसरे देशों की बनी हुई चीजें अपने यहाँ आने नहीं देते हैं। उन्होंने व्यापार के लिए अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद करके रखा है। ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए, फिर हम आगे। क्या ये बात समझ में आ गई? खुली हुई अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसे देश जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, वो खुली हुई अर्थव्यवस्था है। और ऐसे देश जो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करते हैं, आयात नहीं करते हैं, निर्यात नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो एक और बेसिक सी बात समझ लो, वो भी दिमाग में रहनी जरूरी है कि ये दोनों अवधारणाएं बुक की अवधारणाएं हैं, किताबी अवधारणाएं हैं। ठीक है, कैसी अवधारणाएं हैं? किताबी अवधारणा। निरपेक्ष रूप से दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो खुली हुई अर्थव्यवस्था हो और ऐसा भी कोई देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था हो। खुली हुई अर्थव्यवस्था का मतलब कि कोई देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है और वो व्यापार बिना किसी बंधन के कर रहा है, बिना किसी बंधन के। कोई भी आए उसके यहाँ चीजें बेच जाए, उसके लोग कहीं भी जाए दूसरे के यहाँ वस्तुएं अपनी बेच आए, ऐसी व्यवस्था देश में कहीं भी, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। प्रत्येक देश में खुली हुई अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन वो खुली हुई अर्थव्यवस्था है कैसी? वो है लिमिटेड, मतलब उनपे कुछ न कुछ प्रतिबंध, कुछ नियम, कुछ कायदा, कुछ कानून लगे हुए हैं। जैसे अभी हालिया अगर प्रकरणों की बात करें तो आपने देखा होगा ट्रंप रोज धमकी दे रहे हैं कि टैरिफ इतना कर देंगे, टैरिफ उतना कर देंगे। तो हालांकि अमेरिका को हम ऐसे ही मानते हैं कि वो कैसा है? खुली हुई अर्थव्यवस्था है। हमारा देश भी कैसा है? हमारा देश भी खुली हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन हम निरपेक्ष रूप से खुली हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नियम, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कायदे, कुछ कानून बना के रखे हैं। हालांकि हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन बिना नियमों के नहीं करते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में ये भी याद रखिए कि पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट प्रकार से कोई भी खुली अर्थव्यवस्था नहीं है। अब अगर आप ये कहें कि बंद अर्थव्यवस्था का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो बंद अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल के रूप में आप उत्तरी कोरिया को ले सकते हैं। आप उत्तरी कोरिया को, किम जोंग उन, उत्तरी कोरिया को ले सकते हैं। लेकिन उत्तरी कोरिया भी ऐसा नहीं है कि किसी देश के साथ व्यापार नहीं करता। हालांकि वो कम व्यापार करता है या उसके व्यापार में नियम, कायदे, कानून ज्यादा लगते हैं, प्रतिबंध बहुत ज्यादा होते हैं। तो पूरी तरह से बंद तो वो भी नहीं है। और अमेरिका और भारत जैसे देश जो सबके साथ व्यापार करते हैं, पूरी तरह से खुले हुए वो भी नहीं है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे, एक चीज देखेंगे कि अभी तक इकोनॉमी को लेके जितना कंफ्यूजन दिमाग में था कि इकोनॉमी क्या है, कैसे समझ में आएगा, ये नया सब्जेक्ट है या कठिन सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बशर्ते आपको प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रयत्न नहीं करेंगे तब तो फिर भैया समझ में आने से रहा, प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, संसाधनों के स्वामित्व के आधार, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं। और ये जो तीसरा प्रकार है वो एक मिला जुला रूप है। ठीक है, तीसरा प्रकार कैसा है? मिला जुला हुआ स्वरूप है। तो पहली जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसको समझिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि जब जो संसाधन है देश के, वो संसाधन सरकार के ना हो, सरकार के ना हो,
संसाधनों पे सरकार का कब्जा ना हो। ठीक, संसाधनों पे सरकार का कब्जा ना हो, जैसे स्कूल प्राइवेट लोगों के, हॉस्पिटल प्राइवेट लोगों के, खेत ऐसे ही लोगों के, सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कुछ कुछ ऐसी ही है। ठीक है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, कुछ कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की है। दूसरा शब्द आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी संसाधनों पर कब्जा किसका होता है? सरकार का। सारे के सारे संसाधन किसके होते हैं? सरकार के होते हैं। अब दोनों के बीच में बेसिक अंतर, इनके गुण और इनके दोष समझ लीजिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि जिस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहां के जितने भी स्कूल्स होंगे सारे के सारे स्कूल सरकारी होंगे, बसें जो चलेंगी वो सरकारी होंगी, एरोप्लेन जो चलेंगे वो सरकारी होंगे, हॉस्पिटल जो होंगे वो सरकारी होंगे, खेती जो होगी दरअसल खेती भी सरकार ही करवाएगी, जितनी भी वहां उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां होंगी वो भी सरकार की होंगी। फिर ऐसी अर्थव्यवस्था तो बड़ी बढ़िया अर्थव्यवस्था लगी कि सब कुछ सरकार का होगा, सब कुछ सरकार का होगा और फिर सरकार बाद में वितरण करेगी। समाजवादी अगर कोई अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाजवादी है तो सरकार क्या करती है? किसानों को खेत अलॉट करेगी। ठीक, किसानों को खेत अलॉट करेगी, फिर सरकार ही बताएगी कि इसमें बोना क्या है, और जब उसका उत्पादन होगा तो उत्पादन भी सरकार अपने पास रखेगी और आपको रिटर्न में फिर चीजें मिलती रहेंगी जितनी आपकी आवश्यकता होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था में ना तो कोई गरीब होता है ना ही कोई अमीर होता है, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, पूरे देश में जितने भी लोग होंगे वो समान होंगे, क्योंकि सब जो कुछ भी काम करेंगे वो किसके हिस्से जाएगा? वो सब रख लेगा कौन? परिवार का प्रॉपर मुखिया कौन? वो है सरकार। और फिर सरकार जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना देती रहेगी। जैसे आपने खेती की, पैदा किया और सरकार ने जमा करवा लिया, अब आपको खाने के लिए जितनी जरूरत पड़ेगी आपको सरकार देगी। आपके बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उसका पैसा नहीं पड़ेगा। आप बीमार होंगे तो सरकारी अस्पताल में जाएंगे, आपसे पैसा नहीं पड़ेगा। आप यात्रा करेंगे तो सरकारी बस में जाएंगे, आपसे पैसा नहीं पड़ेगा। तो आप काम करिए, सरकार को दे दीजिए, आपको जो जरूरत पड़ेगी वो सरकार देती रहेगी। अब इससे ना तो कोई अमीर बचेगा और ना ही कोई गरीब बचेगा। लेकिन इस व्यवस्था का अपना एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इसलिए है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति में मोटिवेशन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति ये देख ले कि सबकी जिंदगी एक जैसी कटेगी, सब दाल चावल ही खाएंगे, सब रोटी सब्जी खाएंगे, सब सरकारी बसों में ही जाएंगे, तो ज्यादा मेहनत कौन करे? ऐसी स्थिति में व्यक्तियों में, वहां के नागरिकों में मोटिवेशन की कमी हो जाती है कि उन्हें पर्सनल लाभ तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ बराबर बराबर दिया जाएगा, और जब बराबर दिया जाएगा पर्सनल कुछ उन्हें मिल नहीं रहा, तो मोटिवेशन की कमी हो जाती है। और मोटिवेशन की कमी के कारण फिर लोग कामचोरी करना शुरू कर देते हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था थोड़े समय के बाद बहुत बुरी प्रतीत होने लगती है। और इसका जो उदाहरण है वो है रसिया। ठीक है, रूस इसका एक उदाहरण है। चाइना की अर्थव्यवस्था भी लगभग लगभग ऐसी ही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। अब ये भी समझ लीजिए, दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पूंजीवादी नहीं। दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पूंजीवादी नहीं है, और ना ही दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाजवादी है। अब भारत ने जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया है वो अर्थव्यवस्था है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण हो। मतलब यहाँ पे दोनों सेक्टर्स हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी हो और पब्लिक सेक्टर भी हो। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकार का, ठीक है, पब्लिक सेक्टर भी हो, प्राइवेट सेक्टर्स भी हो, दोनों सेक्टर जहां पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में इतनी बार पूछा जा चुका है कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि 1990 से पहले, 1990 से पहले की अगर हम बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के काफी करीब थी। यानी बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारे संसाधन गवर्नमेंट के हाथों में हुआ करते थे। आपने नवरत्न कंपनियां, इस तरह की कंपनियों के नाम सुने होंगे। सब चीजें सरकारी हुआ करती थी, बहुत सारी चीजें सरकारी हुआ करती थी 1990 से पहले। तो हमारी अर्थव्यवस्था थी तब भी मिश्रित, लेकिन उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का पुट ज्यादा था। लेकिन 1990 के बाद से अगर हम देखेंगे तो वहां से ग्लोबलाइजेशन के कारण पूंजीवाद की वृद्धि हुई है और अभी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स में जा रहे हैं। देखो, ड्रॉबैक्स तो दोनों के हैं। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अगर सब कुछ प्राइवेट कर देंगे तो एक लोकतंत्र में जब सब कुछ प्राइवेट होगा तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत हो जाएगी और भी ज्यादा हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ाते समय, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते समय एक बात और ध्यान रखूंगा कि पढ़ाते समय एक बात और याद रखूंगा कि आपको कुछ ऐसा बता सकूं जो न केवल परीक्षा में काम आए बल्कि आपके जीवन में भी काम आए। अब जरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब आप ऐसे समझ लो कि पूरे देश में क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, पूरे देश में प्राइवेट सेक्टर्स होंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि पूरे देश में पब्लिक सेक्टर्स होंगे। ठीक है, पूरे देश में केवल और केवल पब्लिक सेक्टर्स होंगे। अब आप इमेजिन कर लो, कोई एक चीज इमेजिन कर लो, पूरे देश में हमने सारे स्कूल्स जो है वो प्राइवेट कर दिए और यहाँ पे सारे स्कूल्स हमने गवर्नमेंट कर दिए। ठीक, गवर्नमेंट कर दिए। सारे स्कूल्स गवर्नमेंट के होंगे, यहाँ सारे स्कूल्स प्राइवेट होंगे। तो जब सारे स्कूल्स प्राइवेट होंगे और गवर्नमेंट का उस पर कुछ जोर नहीं होगा तो ये फिर मनमानी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और सारे ही गवर्नमेंट होंगे तो लोग ढीले पड़ जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है, इस वाले सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बहुत होती है, इस वाले सेक्टर में मोटिवेशन बहुत होता है, लेकिन इस वाले सेक्टर में भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। इस वाले सेक्टर में भ्रष्टाचार थोड़ा भले कम हो, लेकिन इसमें दूसरी समस्या है, मोटिवेशन रहता नहीं है, प्रतिस्पर्धा होती नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा बेहतर यह है कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था में हो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, ताकि मोटिवेशन भी रहे, ताकि कंपटीशन भी रहे और ताकि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी रहे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी रहे। ठीक, तो सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। एग्जाम्पल हमने दे दिया कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग पूंजीवादी है। रसिया की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था लगभग समाजवादी है और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें हम ये पाते हैं कि 1990 से पूर्व इसका झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर ज्यादा था, मतलब देश में पब्लिक सेक्टर्स बहुत ज्यादा थे। और 1990 के बाद से हमारा झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हुआ, यानी बहुत तेजी के साथ हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर्स की वृद्धि हुई है। ठीक है, आई थिंक संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे जो डिवीजन है उसे आप समझ गए होंगे। अब हम आगे पहुंच जाते हैं और विकास की व्यवस्था के आधार पे किस तरह से इनको बांटा गया है जरा हम इसको देख लेते हैं। किसी देश में विकास कैसा हुआ है, इस आधार पे अर्थव्यवस्थाएं तीन तरह की होती हैं। एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था, एक होती है विकासशील अर्थव्यवस्था और एक होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब समझिए, किसी देश में जो टोटल प्रोडक्शन होता है, क्या प्रोडक्शन यानी उत्पादन, ठीक, वो उत्पादन विभाजित किया जाता है कि तीन प्रकार के सेक्टर से आता है। प्राथमिक सेक्टर यानी फर्स्ट सेक्टर, एलिमेंट्री सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्रक यानी सेकंड वाला सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। तो और भी नए सेक्टर्स जुड़ गए हैं, तो अभी फिलहाल हम इन तीन सेक्टर्स की बात करेंगे। उत्पादन जो है, हिंदी भी देखते जाओ, उत्पादन जो है वो तीन तरह के सेक्टर से आता है। एक
प्राथमिक सेक्टर से, दूसरा द्वितीयक सेक्टर से, और तीसरा तृतीयक सेक्टर से। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र से। 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उत्पादन के क्षेत्र। अब दिमाग में एक बात आएगी कि ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं क्या। समझिए, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं हम पारंपरिक अर्थव्यवस्था को, और हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था क्या थी? पारंपरिक अर्थव्यवस्था इस पूरी दुनिया की है, वो है कृषि, कृषि और पशुपालन। ये हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था है। यानी जब से हम सभ्यता में प्रवेश किए हैं, थोड़ा बहुत कल्चर्ड हुए हैं, थोड़ी बहुत सिविलाइज्ड हुए हैं, तब से हमने अपनी व्यवस्था काय के साथ बना के रखी है? कृषि के साथ। फिर कृषि के क्षेत्र के साथ साथ धीरे धीरे हमने क्या किया? उद्योग लगाने शुरू किए। दूसरा काम क्या किया? उद्योग लगाने शुरू किए। तो ये द्वितीयक सेक्टर होता है। प्राथमिक सेक्टर क्या है? कृषि। ठीक। द्वितीयक सेक्टर क्या होता है? उद्योग। और तृतीयक सेक्टर में आती हैं सेवाएं। सेवा। ठीक है, तृतीयक सेक्टर में क्या आएगा? सेवा। सेवा मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उत्पादन तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मैं किस चीज का उत्पादन कर रहा हूं? ना तो मैं गेहूं उगा रहा हूं अभी आपको पढ़ाते हुए, और ना ही मैं साबुन बना रहा हूं आपको पढ़ाते हुए। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक सेवा उत्पादित कर रहा हूं। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक सेवा उत्पादित कर रहा हूं। तो अगर ये पूछा जाए कि अध्यापक इकोनॉमिक्स के आधार पे उत्पादन के कौन से क्षेत्र में आता है, तो आप बताएंगे कौन से क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, एक फैक्ट्री, एक बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री या कोई सी भी फैक्ट्री, एक फैक्ट्री कौन से क्षेत्र में आती है? द्वितीयक क्षेत्र में आती है। पशुपालन कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक सेक्टर में आता है, क्योंकि ये कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मधुमक्खी पालन काहे में आता है, तो प्राथमिक। सब्जी उगाना काहे में आता है, तो प्राथमिक। कृषि और कृषि से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जितने भी उद्योग धंधे हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और जितनी भी सेवाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अब समझिए, हम विकास का पैमाना किसे मानते हैं? हमने जो विकास किया, हम कैसे कह रहे हैं कि हमने विकास किया? दरअसल हम कपड़े पहनना नहीं जानते थे, पेड़ की छाल लपेट के घूमते थे, या जानवरों की खाल लपेट के घूमते थे। डेवलपमेंट ये है कि हमारे जीने का स्तर बदला है। जीने का स्तर कैसे बदला है? हमने कमाने के तरीके बदले हैं, हमने पारंपरिक तरीके छोड़े हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो लोग विकसित हैं वो लोग पारंपरिक तरीका छोड़ चुके हैं। अब वो प्राथमिक क्षेत्र पे बहुत निर्भरता नहीं है, उनकी निर्भरता कहाँ है? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों पे। तो बस ये समझाने के लिए मैंने ये सब आपको बताया। हालांकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि एक डॉक्टर अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र में सम्मिलित होगा? तो डॉक्टर कहाँ सम्मिलित होगा? तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि डॉक्टर उत्पादित करता है सेवा। और सेवा कहाँ आती है? सेवा आती है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो डॉक्टर, वकील, अध्यापक ये सब कहाँ आएंगे? सेवा उत्पादित करने वाले हैं, ये तृतीय सेक्टर में आएंगे। अब बात यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं वो हैं जिनकी पूरी जीडीपी, यानी उनके देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो पूरा, ज्यादातर पूरी जीडीपी का बड़ा हिस्सा अगर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से आता है, उद्योगों से आता है और सेवा से आता है, तो उनको माना जाएगा वो कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? विकसित है। कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? विकसित है। और ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था आज भी पूरी तरह से टिकी हुई है कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र पे, कृषि पे। और कितनी? 95%। ठीक है, कितनी? 95% तक अगर पूरी जितना उत्पादित किया है उस देश ने वर्ष भर में, उसका 95% भाग उन्होंने उत्पादित किया है कहां से? प्राथमिक क्षेत्र से। तो हम कहेंगे कि ये कैसे देश है? ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। और जिनका ज्यादातर हिस्सा आता है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से, उन्हें हम कहेंगे कि ये कैसे हैं? ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। और वे देश जो लगातार, मान लिया हमारे देश का पिछली वर्ष 75% उत्पादन हो रहा था कृषि क्षेत्र से, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से 75% हो रहा था इस वर्ष, और अगले वर्ष हमने चेक किया तो 70% रह गया, अगले वर्ष चेक किया तो फिर 65% रह गया, अगले वर्ष चेक किया तो 60% रह गया। ऐसे करके अगर कोई देश अपनी निर्भरता प्राथमिक क्षेत्र से लगातार घटा रहा है और इन पर अपनी निर्भरता लगातार बढ़ा रहा है,
तो हम कहेंगे कि ऐसा देश किस श्रेणी में आएगा, विकासशील देश की श्रेणी में। मेरी समझ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं वो है जो डिपेंड है द्वितीयक और तृतीयक उत्पादन के क्षेत्रों पे, उत्पादन के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों पे, अर्थात जो पैसा कमाती हैं उद्योग धंधे से, जो पैसा कमाती हैं सेवाओं से। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अभी भी अपने प्राथमिक क्षेत्र पे ही टिकी हुई हैं, उनका काम है पशुपालन करना, खेती करना, पूरे देश की इकोनॉमी खेती और पशुपालन पे ही टिकी हुई है, 95% के लगभग लोग उसी पे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है, और ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्राथमिक क्षेत्र पे टिकी हुई तो है, लेकिन लगातार प्राथमिक क्षेत्र से अपनी निर्भरता घटा रही है, और वो कहाँ ले जा रही है, उद्योगों में, जहां लगातार उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां लगातार सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं को हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। अब अगर एग्जाम्पल ले लें तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के एग्जाम्पल हैं जैसे अमेरिका, ठीक है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, तो ये सब क्या है कि फ्रांस, ये सब विकसित अर्थव्यवस्थाओं के एग्जाम्पल है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के एग्जाम्पल में हमारा देश आ जाएगा, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अफ्रीका के जितने भी देश हैं, चाहे वो युगांडा हो, चाहे कीनिया हो, ये सारे देश कहाँ आ जाएंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं आगे। यही सब बातें मैंने लिख के भी, तो नोट्स बनाने की भी दिक्कत नहीं है, ये समझ लो। देखो आप व्हाट्सएप पे, हमारा एक चैनल है व्हाट्सएप पे, क्या है, व्हाट्सएप पे हमारा एक चैनल है, और उस चैनल पे मैं ये वाली पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, ये वाली पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे। नाम अगर आप सर्च करना चाहें जिज्ञासा, ठीक है, नाम यही है जिज्ञासा, तो आप इस तरह से वहां सर्च कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो चैनल पे पहुंच जाएंगे, चैनल को कर लीजिए ज्वाइन। तो ये जो पीडीएफ्स हैं ये आपको वहां चैनल पे मिलती रहेंगी। अब देख लो बंद अर्थव्यवस्था क्या है, एक एक को फिर से हम देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था दरअसल क्या है, वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, आयात निर्यात नहीं करती, ये तो मैंने बताया। ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ ना तो व्यापार करती है, ना आयात करती है, ना निर्यात करती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का उद्देश्य देश की सीमाओं के भीतर से घरेलू उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध कराना होता है। अब ऐसी अर्थव्यवस्था क्या करेगी जो बंद है, वो जब बाहर किसी से व्यापार करेगी नहीं, तो उसके देश के लोगों की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों की पूर्ति के लिए वो क्या करेगी, उन जरूरतों की पूर्ति के लिए फिर उसके पास एक ही चारा है कि अपनी समस्त जरूरतों की पूर्ति वो लोग कहां से करें, उन लोगों को अपने देश की सीमाओं के भीतर ही पूर्ति करनी पड़ेगी। ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो कि पूरी तरह से बंद। और ये मैंने अभी आपको बताया था कि दुनिया में इस तरह की कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपको कुछ मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया में बस इतना है कि वहां व्यापार में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, प्रतिबंध बहुत ज्यादा है। तो उन प्रतिबंधों के कारण हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं कि उत्तर कोरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर कोरिया पूरी तरह से किसी के साथ व्यापार नहीं करता। उत्तर कोरिया भी व्यापार करता है, बस ये है कि उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस का मामला थोड़ा ज्यादा है। फिर बात करते हैं खुली हुई अर्थव्यवस्था पे। तो खुली हुई अर्थव्यवस्था की भी हम बात कर चुके हैं। यह वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है, आयात करती है, निर्यात करती है, ठीक, वो खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था अन्य देशों के साथ व्यापार, आयात निर्यात करती है, वह तकनीकी और ज्ञान की जानकारी भी प्राप्त करती है। लेकिन बात यहाँ भी वही है कि पूरी तरह से खुली हुई अर्थव्यवस्था भी दुनिया में कहीं नहीं है क्या, वहां भी समझ लो कि कुछ प्रतिबंध लगे होंगे, ठीक है, कुछ नियम लगे होंगे, कुछ कानून चलते होंगे, कुछ शर्तें रहती होंगी। तो इस तरह से कुछ नियम, प्रतिबंध, कानून, शर्तें, इनके आधार पे एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब्सोल्युटली दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो पूरी तरह से जिसकी अर्थव्यवस्था ओपन हो या क्लोज्ड हो। सारे देश ऐसे हैं कि कुछ प्रतिबंधों, कुछ नियमों, कुछ कानूनों के आधार पे अपना व्यापार आदि चलाते हैं। फिर बात आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी बात की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है
इसके अन्य नाम भी हैं, इसको अनियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, क्योंकि जितने भी संसाधन होते हैं उत्पादन के, वो सब संसाधन व्यक्तिगत होते हैं, लोगों के नाम पे होते हैं, सरकार के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो सरकार क्या करती है, बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत नियंत्रण रखती है, नियम कायदे कानून बना देती है और कहती है अपना अपना काम धंधा करो। बाजार द्वारा उत्पादन की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण होता है, यानी यहाँ ये तय होता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा, ये बाजार तय करेगा। मांग और पूर्ति जैसी होगी उस आधार पे बाजार तय करेगा कि क्या बनेगा। बाजार के लाभ पे आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी ये पूरी अर्थव्यवस्था बाजार के लाभ पे निर्भर करती है। सामाजिक अथवा लोक कल्याण का पुट गौण होता है। महत्वपूर्ण बात यह है, ये ड्रॉबैक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, कि मैं अपने खेत में वही चीज उगाऊंगा जो मेरी मर्जी है, पड़ोसी भूखा मरे तो मर जाए। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो ये कहती है कि सबको मिलेगा और बराबर बराबर मिलेगा, यहाँ किसी के पास ज्यादा होगा और किसी के पास कम होगा। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात होगी। फिर आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात। इसके भी अन्य नाम है। वो अनियंत्रित थी, तो ये कैसी है, नियंत्रित। नियंत्रित क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। योजनागत अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था में सरकार की व्यापक भूमिका एवं नियंत्रणकारी भूमिका होती है। ठीक है, भूमिका बाद में लिखा है। व्यापक एवं नियंत्रणकारी भूमिका होती है। सरकार के द्वारा उत्पादन एवं मात्रा का निर्धारण भी किया जाता है। ये भी निर्धारण किया जाता है क्या उगाओगे, और ये भी कि कितना उगाओगे, ये भी सरकार तय करती है। बाजार की शक्तियों की भूमिका गौण होती है। बाजार की कोई भूमिका ही नहीं होती, क्योंकि वितरण गवर्नमेंट के आधार पर होता है, पब्लिक वितरण होता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण आधारित अर्थव्यवस्था है, और इसमें सबको लाभ मिलता है, सबको बराबर बराबर दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के लक्ष्य शामिल करती है। सरकार के साथ ही बाजार की शक्तियां भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ निभाती हैं। यहाँ बाजार की गतिविधियां राज्य द्वारा लोक कल्याण के संदर्भ में विनियमित होती हैं, विशेषकर 1991 के नवीन सुधारों के बाद। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कौन, भारत। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। फिर एक प्रश्न दिया गया है, जरा इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, सबका संचालन अर्थव्यवस्था के तहत ही होता है। उत्पादन, उपभोग व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां होती है। उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इनमें से कितने कथन सही हैं, ये वही प्रश्न है। कुल मिला के इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आपको छोड़ना है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है इससे हमारा ये भी बना रहेगा कि हम प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, चीजें हमारे समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। अब बात कर लेते हैं गाय की विकसित अर्थव्यवस्था की। विकसित अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं ऐसे देश जिन्होंने अपने यहाँ औद्योगिकरण कर लिया हो। औद्योगिकरण मतलब अभी हमने बात करी थी 3 प्रकार के क्षेत्रों की, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि वाला, द्वितीयक क्षेत्र उद्योगों वाला, तृतीयक क्षेत्र सेवा वाला। ये 3 क्षेत्र हैं। तो ऐसे देश जिन्होंने अपने यहाँ बहुत पहले औद्योगिकरण कर लिया था, कब, 1930 से 1950 के दौरान ही कर लिया, जिनकी जीडीपी में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक होता है, वो विकसित देश है। जिनके यहाँ औद्योगिकीकरण 1930 और 50 के बीच में हो गया था, जिनकी जीडीपी में ये वाले 2 सेक्टर बहुत ज्यादा हैं, उद्योग और सेवा वाले क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तो लगभग ना के बराबर होता है, कृषि वाला। अब संरचना का विकास बेहतर स्थिति में हो। अब संरचना का विकास बेहतर स्थिति में मतलब वहां की जो चीजें हैं, वहां की सड़कें हैं, वहां के मकान है, वहां का रहन सहन है, वो बेहतर स्थिति में हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं विकसित देशों। फिर आती है बात विकासशील देशों की। विकासशील वाले में क्या है, इनकी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका क्रमिक रूप से कम हो रही है। अभी मैंने बताया था, मान लिया किसी देश की पहली साल 70 है, फिर दूसरी 69 रह गई, फिर 64 रह गई, फिर 62 रह गई, फिर 60 रह गई, फिर उसके बाद 55 बची, फिर 50 बची। इस तरह से इनकी प्रति वर्ष
प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता घटती चली जाती है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती चली जाती है, तो उनको रखा जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था के क्रम में। जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही होती है। ठीक बात है, प्राथमिक की जब घटेगी तो द्वितीयक वाले की भूमिका निश्चित तौर पे बढ़ेगी। अत्यंत तीव्र गति से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विकास हो रहा हो उसे विकासशील कहेंगे। एग्जाम्पल में ले लें, भारत अपना देश इसी श्रेणी में आता है। फिर आती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की खासियत क्या है कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अपेक्षाकृत अभी भी अधिक हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हो। सेवा क्षेत्र की स्थिति पिछड़ी हुई तथा विकास के कोई ठोस संकेत नहीं मिले तो हम उसे कहेंगे कि वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे अफ्रीकी देश, बहुत सारे अफ्रीकी देश, जिसमें युगांडा आ जाएगा, आपका पड़ोसी भूटान भी इसी श्रेणी में है, भूटान आ जाएगा, ठीक है, और भी चाड़ आ जाएगा, वहीं का है। ये कुछ देश है जो अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये जो विकसित और विकासशील वाली बातें हैं ये दरअसल अब बदल दी गई। अभी तक 3 श्रेणियों में बांटा गया था देशों को, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। लेकिन 2019 से एक परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करेगा कौन, ये भी बात याद रखो। परिवर्तन करने वाली संस्था एक ही है और वो है वर्ल्ड बैंक। परिवर्तन करेगा तो कौन परिवर्तन करेगा, परिवर्तन किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक ने परिवर्तन किया और उसने ये तय किया कि ये श्रेणियां इस तरह की नहीं रहेंगी। अच्छा, परिवर्तन उसने क्यों किया, परिवर्तन किया उसने चाइना की होशियारी के चक्कर में। चाइना जो कि बहुत तेजी के साथ विकसित हो रहा है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो फायदा उठा रहा था वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि पिछली जो कैटेगरी थी उनके हिसाब से वो उसमें फिट बैठता था, और फिट बैठता था विकासशील वाले में, और फिर वहां से कम, बिल्कुल कम ब्याज पे लोन उठा लेता था। तो उस चाइना की होशियारी के चक्कर में 3 की जगह पे 4 श्रेणियां बनाएंगे। पहली श्रेणी बनाएगी, उसको कहा गया उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। दूसरी को कहा गया उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, और चौथी निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। यानी ये जो नई व्यवस्था बनाएगी, अब यहां से आपका प्रश्न हो सकता है, प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि नई विकसित और विकासशील वाली नई व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, यानी कौन सा फैक्टर लिया गया है, किस फैक्टर के द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकसित नहीं है। तो याद रखिएगा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब क्या तरीका बनाया गया, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, और कैसी प्रति व्यक्ति, कैसी आय, पर ईयर, ठीक है, पर ईयर। एक वर्ष में व्यक्ति कितना, किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है, इस आधार पे 4 कैटेगरी बनाएंगे। सबसे उच्च अर्थव्यवस्था, ये तो लगभग विकसित देश, ये तो एकदम पूरी तरह से विकसित देश है, जहां पे प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में 12,536 या इससे ज्यादा डॉलर कमाता है। 12,536 डॉलर का मतलब हो गया भारत के हिसाब से लगभग 14 लाख से भी ज्यादा। यानी जिन देशों में प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय 14 लाख या उससे ज्यादा रुपए है, उन देशों को मान लिया गया कि ये देश कैसे हैं, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। ये 2 श्रेणियां मध्यम आय की हैं। मध्यम में एक उच्च मध्यम है और एक निम्न मध्यम है, ठीक है। तो ऐसे देश जहां प्रति व्यक्ति की आय 4,446 से लेकर के 12,535 डॉलर तक है, उनको माना गया कि ये उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इस अर्थव्यवस्था में कौन आता है, चाइना। और पहली वाली में कौन आता है, अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, जापान आता है, ये पहले वाले। निम्न मध्यम आय वाली, इनमें प्रति व्यक्ति आय 1,036 से लेकर के 4,046 डॉलर के बीच है, यानी 90,000 से लेकर लगभग 4 लाख रुपया के बीच है। वो आते हैं निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, और भारत इसी तीसरी कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर आते हैं निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। इसमें अगर किसी देश के प्रत्येक नागरिक की वार्षिक आय 90,000 रुपया से भी कम है, यानी 1,036 डॉलर से कम है,
तो उसको कहा जाता है कि वो देश है निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। इसमें युगांडा आता है, भूटान आता है, ये ऐसे देश आते हैं। अब समझिए वर्ल्ड बैंक ने ये सब खेल खेला क्यों? अभी वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, इन दो कैटेगरीज के देशों को, ठीक है, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था वाले देश और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था के देश है, इनकी तो हेल्प अभी कर रहा है वर्ल्ड बैंक, इनकी हेल्प वर्ल्ड बैंक अब नहीं करता, ठीक। तो चाइना को उसने बाहर कर दिया, क्योंकि चाइना घपला कर रहा था। घपला क्या कर रहा था कि वो है तो अच्छी कैटेगरी, लेकिन अपने आप को गरीब दिखा करके वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लेता था। तो चाइना अब इस आधार पे बाहर हो गया है, ठीक है, याद रखेंगे। थोड़ा 2-3 फैक्ट्स और है, उनको देख लो। विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी समाप्त हुई है, उसको समझ लो क्या हुआ था। अभी मैं बता ही चुका हूं, केवल देखना है, अभी मैं बता ही चुका हूं। 2019 में विश्व बैंक ने विकास के पैमाने के लिए विकसित एवं विकासशील देशों की श्रेणी समाप्त कर दी, ठीक है। इसकी जगह 3 की जगह 4 श्रेणियां बना दी गई। प्रत्येक वर्ष सूची को अपडेट किया जाता है। आर्थिक के साथ साथ सामाजिक कारक भी वर्गीकरण का आधार बनते हैं। अपनी इस सूची को अपडेट करने के लिए विश्व बैंक द्वारा एटलस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये बढ़िया चीज है, एटलस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। एटलस पद्धति का प्रयोग क्या है? इस पद्धति में विश्व बैंक विभिन्न देशों की जीएनआई लिखा है ये, ठीक है, जीएनआई, विभिन्न देशों की जीएनआई को अमेरिकी डॉलर में बदलती है। जीएनआई क्या है? जीएनआई का मतलब हुआ ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय, घरेलू आय नहीं, सकल राष्ट्रीय आय। जो जीएनआई है इसका मतलब हुआ सकल राष्ट्रीय आय। किसी देश की जो सकल राष्ट्रीय आय होती है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है काय में? अमेरिकी डॉलर में, फिर उस देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है और फिर वही जो अभी हम देख रहे थे कि $1036 या $12,526, वो जो है वो निकल आता है और फिर पता लग जाता है कि देश कौन सी श्रेणी में रहेगा। और अमेरिकी डॉलर के साथ विनिमय दर 3 वर्ष का औसत भी देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी देश का पैसा अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वह देश ग्रोथ कर रहा है, वह देश विकास कर रहा है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतनी चीजें थी आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर थोड़ा सा आई थिंक बड़ा हो गया है, तो हम ये भी नहीं चाहते कि महीनों तक ये प्रक्रिया चलती रहे। हमें चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और हम उन प्रश्नों का जवाब दे पाए जो प्रश्न इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। इस उद्देश्य के साथ आपकी ये क्लास चल रही है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कहीं पे कोई समस्या आ रही हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, अगर आप कमेंट डाल देंगे तो अगले वीडियो में हम आपकी समस्या को सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिज्ञासा। मिलेंगे कल फिर एक और टॉपिक के साथ, एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।